हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हमारे नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था पूरा, मैंने आपको शेयर का जो बेसिक वाली जो चीज़ें थी, ठीक है, जो कंसेप्ट वाली जो चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो आपको अंडरस्टैंड करने वाली जो चीज़ें थी, जो आपको रियल लाइफ में आपको समझ में आना चाहिए, इन प्रैक्टिकल होता कैसे है, क्या चीज़ का मैकेनिज्म कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। जहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो आरसीसी में वो क्या उसमें वेरिएशन हो रहा था, रैदर देन हम जो सॉम में जो पढ़ते थे एक होमोजेनियस मटेरियल के लिए, तो हमने उस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के बारे में हमने बात किया था। फिर उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था क्रैक्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। मतलब वहां से आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह बनता नहीं है, बट आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि क्रैक्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, किस एंगल से हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, वहां पर रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे उस सेक्शन में, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें थी जो इसके पहले हमने जो शेयर में पढ़ा था, वो मैंने क्या बताया, वो था इंपॉर्टेंट आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपके खुद का जो बेसिक, जो आपका फंडामेंटल जो होता है, कोई भी चीज को कंसेप्ट जो पढ़ने के जो पीछे जो मैकेनिज्म जो होता है उसको समझने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे एग्जाम ओरिएंटेड के लिए वो इंपॉर्टेंट था क्या, तो नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है, वहां से कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। वहां से आपको कोई ये तो बोलेगा नहीं कि चलो इसका पूरा डेरिवेशन करके बताओ कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसको समझना इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज मैं जो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, यहां से अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ ऐसा पढ़ना है कि सर मुझे अंडरस्टैंडिंग वगैरह रहने दो, मुझे सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड में जो पढ़ाई करनी है, तो अगर आप यहां से भी स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको एक वो होता है कि मुझे हर चीज समझ के पढ़ना है, ठीक है, मुझे हर एक चीज मुझे जानना है, उसके बाद मुझे पढ़ना है, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ने में, ऐसे टाइप का है। तो उसके पहले वाले लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो चलिए आज अपन बात करेंगे कि अभी तो हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन के बारे में कि शेयर के लिए डिजाइन क्या करना है, कौन से टाइप की रीइंफोर्समेंट हमें डिजाइन करनी है। मैंने आपको बताया था स्टिरअप्स डिजाइन करेंगे हम यहाँ पर। फ्लेक्सुरल के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट वगैरह हमने डिजाइन करना सीख लिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में सुनेंगे। शेयर रीइंफोर्समेंट मतलब जो आपके पास जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिरअप्स, उसके बारे में हम जानना यहाँ पर चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, वो होगा आपके पास डिजाइन पैरामीटर्स, ठीक है, डिजाइन पैरामीटर्स फॉर शेयर, ठीक है। डिजाइन करने से पहले, स्टिरअप्स को डिजाइन करने से पहले हमें कुछ कुछ टर्म्स जानना जरूरी है कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं डिजाइन के, वो क्या क्या होते हैं, वो हमें जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनके बेस्ड पर, जिनको यूज करके हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे हमारे शेयर इन्फोर्समेंट की। तो सबसे पहले इसमें जो आता है, सबसे पहले जो आएगा इसमें, वो होगा आपके पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने सबसे शुरू में मैंने आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस करके एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ वी से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ वी में। ये जो मैं नोटेशन, ये जो सिंबल्स वगैरह जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं IS कोड में जैसा दिया है वैसे ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आरसीसी की सबसे अच्छी बात ये हो जाती है ना, कन्वेंशनल पेपर के लिए या फिर यूनिवर्सिटी पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो आरसीसी में ये सबसे अच्छा हो जाता है, जिसको आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन भी कहते हैं। आपको ना IS कोड अलाउड होता है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाते हैं तो IS कोड अलाउड होता है। तो आपको कोई भी, आपको जो फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, कोई भी फॉर्मूलेज आपको याद करने की नीड नहीं होती है। इसके पहले भी हमने जितना भी पढ़ा है, वो सारे जो फॉर्मूलेज वगैरह जो मेन जो चीजें हैं, वो सारी IS कोड में ऑलरेडी गिवन होती है। बस ये आपका प्रॉब्लम होता है, ये आपका लुकआउट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां पर गिवन है, ठीक है। तो वो कब होगा, और अगर मैं पेज नंबर वगैरह भी बता दिया तो वो उतना ज्यादा हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि आप कितना याद रखोगे, लेकिन आपको इंडेक्स देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर मैं फ्लेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं डबली रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक्स है ये कहां पर कवर्ड है IS कोड के, कौन से पेज नंबर में, कौन सा टेबल इसका है। आप जब भी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास शेयर का, तो शेयर का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको IS कोड में वही वाला पेज खुला होना चाहिए जहां पर उसके रेफरेंस में सारी बातें की गई है, ठीक है। तो IS कोड का यूज आप बहुत अच्छे से करिएगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन लिया मैंने आरसीसी का,
मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, आरसीसी का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिला था आपको? तो यहां पर हमने देखा था कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो पहले न्यूट्रल एक्सिस तक कैसा था आपके पास, पैराबोलिक था। न्यूट्रल एक्सिस तक आपके पास पैराबोलिक था, और फिर उसके बाद कैसा हो गया था आपके पास, यहाँ से आपको कांस्टेंट मिल गया था, ठीक है। उसके बाद कैसा मिला था आपको यहाँ से, उसके बाद आपको यहाँ से मिल गया था कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था सबसे शुरू वाले लेक्चर में। ये क्या है आपके पास, ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। कहीं पर न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर अबव द न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम यहाँ पर जो टाउ वी निकालते थे, ठीक है, या फिर टाउ वी नहीं बोलता हूँ मैं, टाउ वी तो नॉमिनल हो गया। हम यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस जो निकालते थे टाउ, फॉर्मूला क्या था उसके पास, उसका फॉर्मूला था V/2 I इक्विवेलेंट x² माइनस y²। ये वाले फॉर्मूले से निकाले थे हम। अबव द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द कंप्रेशन जोन हमने यहाँ से निकाला था। हमने देखा था कि यहाँ पर टाउ का जो एक्सप्रेशन जो आया था वो स्क्वायर के टर्म्स में आया था। स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है मतलब वो कैसे टाइप का फॉलो कर रहा है पाथ को, वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जब हमने नीचे का देखा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देखा, तो यहाँ पे टाउ का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था आपके पास, V/J V/B इंटू D इंटू J, ठीक है। J अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V/B इंटू लीवर आर्म भी लिख सकते हो। लीवर आर्म को मैंने आपको समझाया था, लीवर आर्म को आप DJ करके भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा था कुछ इस टाइप से आपको अबव द न्यूट्रल एक्सिस अलग मिला था और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आपको क्या मिला था, आपको यहाँ पर अलग टाइप का शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखने को मिला था। जो इसका जो इक्वेशन होता है वो दोनों के लिए अलग अलग था, हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मेरा टेढ़ा जा रहा है, प्लीज को माइंड मत करना। लेकिन IS कोड क्या बोलता है आपको, IS कोड कहता है कि जब भी आप लोगे शियर स्ट्रेस का डायग्राम, तो आप क्या ले लेना, किसको अज्यूम कर लेना, आप एक नॉमिनल शियर स्ट्रेस को अज्यूम कर लेना। आप क्या कर लेना, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को अज्यूम कर लेना। तो ये एक रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैसा होगा आपके पास, अज्यूम करने बोला कि रेक्टेंगुलर ले लेना, जिसका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टाउ V इक्वल्स टू VU/B इंटू D, ठीक है। टाउ V इक्वल्स टू VU/B इंटू D। इसको आप नोट कर लो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं। तो यहां पर आपको समझ में आया कि यहां पर दो जो अलग अलग जो आपको मिले थे, दो जो आपको अलग अलग आपको यहां पर फॉर्मूला देखने को मिला था, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप उसकी जगह से आप क्या कर सकते हो, एक अज्यूम कर लेना, कैसा, रेक्टेंगुलर, इसको हम बोलते हैं लीनियर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना होगा, VU/B इंटू स्मॉल d, ठीक है। एक बार शायद मैंने आपको जो पढ़ाया था गलती से मैंने यहाँ पर कैपिटल D लिख दिया होगा, तो उसमें ना ये मत करना कि ओवरऑल डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल d क्या है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बात किया हूँ। तो एक बार उसको अगर ठीक कर लेना कि मेरे को शायद ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने यहाँ पे कैपिटल D तो नहीं लिख दिया होगा, तो अगर लिख दिया होगा तो इसको स्मॉल d कर लेना, वो क्या है आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। तो आप बोलोगे सर ये है क्या बेसिकली, तो कुछ नहीं है, आरसीसी में जितना शियर स्ट्रेस जो आ रहा है, आरसीसी में आपका जो शियर फोर्स जो आएगा, शियर फोर्स के कारण जो आपके पास जो शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, मतलब आरसीसी में जितना वो शियर फोर्स उसके ऊपर आ रहा है मतलब जितना वो स्ट्रेस उसमें एक्ट कर रहा है, उसको क्या करना है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो शियर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कितना है आपके पास, टाउ वी क्या होगा, VU/BD, मतलब ये क्या होगा आपके पास, ये वो वाला स्ट्रेस है जो आपको स्ट्रक्चर को क्या करेगा, उसके ऊपर लग रहा है, एक्सटर्नल लोडिंग के कारण लग रहा है, तो उसमें क्या होगा आपके पास, वो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस है। VU, अगर मैं VU की बात करूं, VU क्या है आपके पास, VU आपके पास है शियर फोर्स, अल्टीमेट शियर फोर्स। और इसको कहां से निकालेंगे हम, तो मैंने जब आपको फुटिंग पढ़ा तो नहीं रहा था, जब मैं आपको शियर के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी फ्लेक्सुरल शियर के बारे में बात करते हैं, VU के आपके पास शियर फोर्स है, मतलब
फ्लेक्सुरल शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि इसका क्रिटिकल डिस्टेंस हम लेते हैं। क्रिटिकल डिस्टेंस कितना लेते हैं हम? इसका क्रिटिकल डिस्टेंस मैंने आपको बोला कि हम लेते हैं स्मॉल डी। और जब मैं पंचिंग शेयर के बारे में बात कर रहा था तो मैंने बोला था पंचिंग शेयर में क्रिटिकल डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल डी बाय 2। मैंने बोला था ये सारी चीज़ें मैं फुटिंग में डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि जो वी यू है, वी यू क्या करते हैं अपन? वी यू हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ पर? एट अ क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द फेस ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि फ्रॉम द फेस ऑफ द बेसिकली कॉलम से लेते हैं। मतलब मान के चलिए आपके पास ये बीम है, ठीक है, ये क्या आपके पास बीम है, और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर कॉलम आ जाएगा। तो फ्रॉम यहां से ये वाला जो सपोर्ट है, यहां से आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? आपको यहां से आपको स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पॉइंट पे जो एक्स जो क्रॉस सेक्शन है, इस पॉइंट पे क्या करना है आपको? इस सेक्शन में आपको निकालना पड़ेगा कि यहां पर जो शेयर फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, और उसकी वैल्यू आप वहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब डिजाइन करते तो हम यहां पर करते हैं, ऐसा लेते हैं, लेकिन होगा क्या आपको जब क्वेश्चन वगैरह गिवन होगा ना, तो वहां पर आप क्या लोगे? वहां पर अल्टीमेट शेयर फोर्स ले लेना। ठीक है, वहां पर क्या ले लेना आप? अल्टीमेट शेयर फोर्स ले लेना। बेसिकली क्या होगा? आपको शेयर फोर्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में ही क्या होगा आपके पास? गिवन होगा कि शेयर फोर्स की वैल्यू इतनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि शेयर स्ट्रेस जब भी आप निकालेंगे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो वहां पर आप क्या करोगे? टाउ वी की जो वैल्यू है, आईएस कोड ने क्या किया? वो जो हमने अलग अलग जो पैराबोलिक और कांस्टेंट जो हमने अबव द न्यूट्रल एक्सिस और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हमने जो बनाया था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसको क्या किया? उसको एक रेक्टेंगुलर में अज्यूम करने के लिए बोला, और उसको बोला कि ये क्या है आपके पास? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी यू अपॉन स्मॉल बी डी। तो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास स्ट्रक्चर में जो लग रहा है, जो तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, वो क्या है आपके पास? टाउ वी है। ठीक है, कोई चीज वरी करने की जरूरत नहीं है। वी यू क्या हो जाएगा आपके पास? ये ऑलरेडी गिवन होगा, क्रॉस सेक्शन तो आपको पता ही है, तो ये वाली चीज आप आराम से निकाल लोगे, टाउ वी। तो ये था आपके पास पहला पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। बात करते हैं अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो पैरामीटर है, इसको बोलते हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसको हम बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसको हम बोलते हैं टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ सी से। मतलब ये क्या हो रहा है? टाउ वी आपके पास टोटल आपके पास आरसीसी में जितना क्या कर रहा है, वो उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, वो जो आ रहा है स्ट्रेस जो आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, ये वो चीज है। स्ट्रेंथ क्या है आपके पास? ये आपके पास ये रेजिस्टिंग पावर है। कंक्रीट की क्या आपके पास? रेजिस्टिंग पावर है, कि जितना भी आपके पास ये जो स्ट्रेस आ रहा है, उसमें से वो कितना आपके पास उसके अंदर खुद की जो रेजिस्टिंग पावर है उसको क्या कर पाए? उसको अपोज कर पाए, उसको रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो टाउ सी की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या आपके पास? कंक्रीट के अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टाउ सी को निकालने का सिंपल सा तरीका है आपके पास कि आपको ये आईएस कोड में इसका टेबल गिवन है। आईएस कोड टेबल नंबर 19 इन 456/2000 इन 456/2000। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे? आप ये वाला टेबल निकालोगे और यहां पर आप आईएस कोड 456/2000 में टेबल नंबर 19 में जाओगे। तो ये जो टाउ सी जो होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कि आपने कितने ग्रेड का कंक्रीट आपने यूज किया। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज करोगे, जैसे मान लीजिए मैं M25 ले लिया, M30 ले लिया, M35 ले लिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब आपका जो कंक्रीट जो है, आपका जो आरसीसी है, वो कैसा बना? आपके पास स्ट्रॉन्ग आरसीसी है। ठीक है, जो कंक्रीट जो है वो क्या आपके पास एक काफी ज्यादा उसमें क्या है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ है। तो ये जितना भी आपके पास स्ट्रेस जो लगाएगा, तो ऑलरेडी आपका जो आरसीसी का जो क्रॉस सेक्शन, आरसीसी का जो कंपोनेंट है, वो क्या है? ऑलरेडी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो क्या करेगा? जितना स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या करेगा? वो उतना ही इजी तरीके से क्या करेगा? उसको रेजिस्ट कर लेगा। जितनी भी उसके अंदर पावर आ रही है, जितना भी लोड आ रहा है,
उसको क्या करेगा, उसकी खुद की स्ट्रेंथ है कि वो आराम से उसको रोक लेगा, ठीक है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले क्या बोला कि आप अपने कंक्रीट का ग्रेड बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज जो आपका जो परसेंटेज है ना स्टील का, परसेंटेज ऑफ जो स्टील है उसको आप बढ़ा लीजिए। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आरसीसी में हम ज्यादा रीइंफोर्समेंट डालें, आरसीसी में हम ज्यादा रीइंफोर्समेंट डालें, आरसीसी को हम क्या बना रहे हैं, हम आरसीसी को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। आरसीसी के कंक्रीट को हम ज्यादा हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम आरसीसी को और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इसके ऊपर जो भी स्ट्रेसेस आएंगे, इसके ऊपर आरसीसी में जो भी स्ट्रेसेस आएंगे, मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट ज्यादा डाली है और मैंने कंक्रीट का मैंने यहाँ पर जो ग्रेड है उसको मैंने हाई रखा है, तो क्या मतलब किया मैंने, इसके जो ऑलरेडी इसके जो पावर है उसको मैं बहुत ज्यादा क्या किया हूँ, बढ़ा दिया हूँ। इसकी स्ट्रेंथ को मैंने क्या किया है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो जो भी स्ट्रेसेस आ रहा है उसको क्या करेगा, वो इजीली क्या कर लेगा, उसको रेजिस्ट कर लेगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो स्ट्रेंथ जो है आपकी कंक्रीट की किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना स्टील डाला है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपने कितना डाला है। दूसरी चीज आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने कितना रखा है, ठीक है। तो यहां पर टाउसी जो रहेगा, टाउसी जो रहेगा किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर 1 आपका एफसीके पे, और नंबर 2 आपका परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब AST अपॉन BD इंटू 100, ठीक है। AST अपॉन BD इंटू 100, ये क्या आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील है। ये दोनों चीज पे आपके पास डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर मैं टेबल बताऊं, टेबल आपको याद करने की नीड नहीं है, आप क्या करोगे, बस IS कोड खोलोगे, आप यहाँ पे टेबल नंबर 19 निकालोगे, ठीक है। यहां पर आपके पास कॉलम रहेगा, यहां पर आपको गिवन होगा परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। और यहां पर आपको अलग अलग ग्रेड आपको गिवन होंगे, ठीक है। M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया। तो यहां पर आपके पास परसेंटेज रहेगा और अलग अलग आपके पास ग्रेड आपको गिवन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर वो टेबल की मैं देखूँ वैल्यूज कितनी कितनी है, तो उसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, लेकिन कोई नीड है नहीं है। जब भी आप IS कोड लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लेस देन 0.15 जैसे है, दिस इज 0.25, 0.50, 0.75 एंड 1। तो यहाँ पर M20 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.28, M25 की वैल्यू है 0.29, दिस इज 0.39, दिस इज अगेन 0.29, यहाँ पर है 0.36, दिस इज पॉइंट अगेन 36, दिस इज पॉइंट, मतलब ये 365 समथिंग कुछ होगा, 0.37। जैसे आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो रही है 0.48, दिस इज 0.56, दिस इज 0.62, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, और ये सारे टेबल आपको याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। याद करने की नीड नहीं है, बस मैं समझा दिया कि टेबल आपको इस फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा, आपको इस फॉर्म में आपको IS कोड में टेबल नंबर 19 में जब भी जाओगे तो आपको वहां पर ये वाला टेबल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं टाउ सी की वैल्यू। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, टाउ सी की वैल्यू, मतलब हम निकाल रहे हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। कंक्रीट की हम क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाउ सी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक आपका ग्रेड पे डिपेंड कर रही है, एक आपका ग्रेड पे डिपेंड कर रही है, मतलब M20 है कि M25 है कि M30 है आपका ग्रेड कंक्रीट का। दूसरा आपके डिपेंड कर रही है परसेंटेज ऑफ स्टील पे, दूसरा आपकी डिपेंड कर रही है किस पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज, जैसे मान लीजिए आपके पास 0.15% से भी कम है, 0.25% है, 0.5% है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, 15 से 0.25, 0.5, 0.75, 1%, जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, तो ये सारी जो है ना ये टाउ सी की वैल्यू है। आप देखिए अगर M20 की बात करूंगा तो जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ा रहे हो स्टील का, तो आपके पास जो टाउ सी की वैल्यू है वो क्या हो रहा है आपके पास, वो बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है, वो क्या होगा आपके पास, वो यहां से बढ़ते जाएगा। सिमिलरली
अगर आप सेम परसेंटेज रखे हो और जैसे आप ग्रेड को इंक्रीज कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगा आपके पास, जो टाउ सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, बढ़ते जाएगी। तो टाउ सी की वैल्यू आप जो निकालोगे, स्ट्रेंथ जो निकालोगे आप कंक्रीट का, वो कहां से निकालोगे, आप सीधा कहां चले जाओगे, पेज नंबर जो भी गिवन होगा, पेज नंबर आई गेस 47 होता है, मेरे को अच्छे याद नहीं है। अब टेबल नंबर याद रखिए, टेबल नंबर 19 में चले जाएंगे और इंडेक्स में तो दिया ही होता है। टेबल नंबर 19 में आप जैसे जाओगे आपको ये वाला टेबल मिलेगा। आप क्या करोगे, आप पहले देख लोगे ग्रेड कितना है, दूसरा आप पीटी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आप पीटी कैलकुलेट कर लोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आप यहां से आपके पास पीटी जैसे मान लीजिए आपके पास आया 0.5, ग्रेड आप यूज कर रहे हैं M20, तो आप टाउ सी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0.48 आप यहां से टाउ सी की वैल्यू ले लेंगे। जब मैं डिजाइन करना सिखाऊंगा आपको तब मैं आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज को हम लेते कैसे, ठीक है। जब मैं डिजाइन करना सिखाऊंगा तब आपको इजीली और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी बस मैं क्या बता रहा हूँ, पैरामीटर समझा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या आपके पास टाउ वी है, नेक्स्ट वाला पैरामीटर क्या आपके पास टाउ सी पैरामीटर है। तो ये दो चीज पे डिपेंड करेगा, एफसीके और पीटी। ये सारी जो वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज किसकी है आपके पास, टाउ सी की वैल्यूज है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो परसेंटेज ऑफ स्टील आया 0.3 आ गया, जैसे अगर परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आया 0.3 आया और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप यूज कर रहे हैं M25, तो 0.3 आपका यहाँ कहीं पर लाई करेगा 0.25 से 0.5 के बीच में, और M25 यूज करें तो 0.365 और 0.49 समथिंग कुछ होगा, वो दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आप क्या करोगे, वहां से इंटरपोलेट कर लोगे, ठीक है। वैल्यूज को क्या कर लोगे आप, इंटरपोलेट करके अब वहां से टाउ सी की वैल्यूज आप निकालेंगे। इंटरपोलेशन आपको आता ही होगा ऑलरेडी, नहीं आता होगा तो हम समझ लेंगे उसको भी। क्लियर है यहाँ तक? तो दो पैरामीटर समझ में आए, क्या क्या है आपके पास, पहला है आपके पास टाउ वी, दूसरा क्या आपके पास, दूसरा है आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज टाउ सी, ठीक है। पहला जो आ रहा है आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, दूसरा क्या आपके पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस का मतलब ये जो उसमें जो आपके पास एक्सटर्नली जो इम्पोज हो रहा है, मतलब ये जो तोड़ने की जो कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ क्या आपके पास, जो उसके अंदर खुद की जो रेजिस्टिंग पावर है, जितना वहां पर स्ट्रेसेस आ रहा है, ये खुद को उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट करने की पावर क्या है, वो स्ट्रेंथ है उसकी। तो ये क्या आपके पास, जैसे मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट का आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। हो सकता है यहां पर जो टाउ सी कितना आपके पास, मान लीजिए वो 80 यूनिट्स का है, तो क्या करेगा, मतलब 100 में से 80 को क्या किया इसने, रेजिस्ट कर लिया, बचा क्या 20 यूनिट्स। अब वो 20 यूनिट्स के लिए 20 MPa जो भी आपके पास 20 यूनिट्स के लिए आप क्या कर लो, उसके लिए आप शेयर इन्फोर्समेंट को डिजाइन कर लो। ये सब मैं डिजाइन में बताऊंगा, अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा पैरामीटर था। थर्ड आता है अपना, थर्ड हमारा आता है आपके पास टाउ सी मैक्स, मतलब ये क्या है आपके पास, थर्ड आता है आपके पास टाउ सी मैक्स। ये भी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ही है, लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ये शेयर इन्फोर्समेंट है। टाउ सी मैक्स अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कल जब मैं क्रैक्स बता रहा था, क्रैक्स जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो यहां पर मैंने आपको एक आध चीज समझाई थी। हमने यहां पर देखा था कि जो स्ट्रेसेस जो आ रहे थे, स्ट्रेसेस हमने यहाँ पर एलिमेंट नंबर 3 लिया था। हमने यहाँ पर देखा था कि जो स्ट्रेसेस जो आ रहे थे, दिस वाज सिग्मा 1, दिस वाज सिग्मा 1। ये क्या था आपके पास, प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपके कुछ इस टाइप से आ रहे थे, ठीक है। दूसरा एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आ रहा था, वो कुछ था इस टाइप का, कंप्रेसिव इन नेचर था, सिग्मा 3 और सिग्मा 3। तो मैंने बोला था कि जो सिग्मा 1 जो है वो क्या है हमारे पास, सिग्मा 1 जो आ रहा है वो जो फेलियर है वो किसके कारण आ रहा है, डायगोनल टेंशन फेलियर। डायगोनल टेंशन फेलियर की वजह से क्या होगा, वहां पर क्रैक्स आएंगे। डायगोनल टेंशन फेलियर की वजह से मैंने आपको बताया था कि इसके कारण क्या होगा, आपके पास 45 डिग्री में आपके पास क्या होगा, क्रैक्स यहाँ पर जनरेट होंगे। समझ में आया? दूसरी चीज सिग्मा 3 जो है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं, इसके कारण क्या बोला था, मैं बोला था कि ये क्या कर रहा है, कंक्रीट को ये क्या करेगा, क्रश करने का क्या करेगा, ये ट्राई करेगा। सिग्मा 3 क्या करेगा, ये कंक्रीट को क्रश करने की कोशिश करेगा। इसके कारण क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे। क्रैक्स किसके कारण जनरेट हो रहे थे आपके पास, सिग्मा 1 के कारण। ये कुछ इस एंगल में 45 डिग्री में, तो ये इसके परपेंडिकुलर मतलब राइट साइड में 45 डिग्री में क्या करेगा, ये क्रैक्स को जनरेट करेगा, ये डायगोनल टेंशन फेलियर की वजह से। लेकिन सिग्मा 3 के कारण क्या होगा, इसके कारण आपके पास आता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। इसके कारण आता है आपके पास डायगोनल कंप्रेशन फेलियर।
मतलब ये जो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर जो है, इसके कारण क्या होगा आपके पास, इट हैज द प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इट विल ट्राई टू क्रश द कॉन्क्रीट, इट विल ट्राई टू क्रश द कॉन्क्रीट। लेकिन कॉन्क्रीट क्या होता है आपके पास, कॉन्क्रीट को आप इजीली क्रश तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्क्रीट क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये आपको ये चीज पता है, कॉन्क्रीट कैसा आपके पास ब्रिटल मटेरियल है, और कॉन्क्रीट कैसा आपके पास कंप्रेशन में काफी ज्यादा क्या है, वो ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, उसकी प्रॉपर्टी हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कंप्रेशन फेलियर होगा क्या, ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, कंप्रेशन फेलियर तो हो नहीं सकता। कंप्रेशन फेलियर कैसे हो सकता है, क्योंकि कंक्रीट तो ऑलरेडी कंप्रेशन में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्रेशन भी आप बहुत ज्यादा लगा दिए, एक लिमिट तक ही तो स्ट्रांग रहेगा ना। अगर आप मान लीजिए कंप्रेशन उसमें कुछ ज्यादा ही वैल्यू आ गया, तब क्या होगा, कंक्रीट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो वो लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो लिमिट कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास टाउ सी मैक्स। समझ में आया? तो जो मैं लिमिट के बारे में जो बात कर रहा हूं, कि एक ऐसी लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, कंप्रेशन में क्या होगा, वो ऑलरेडी उसको रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी उस लिमिट के अगर थोड़ा सा भी अगर क्रॉस हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो डायगोनल कंप्रेशन जो फेलियर आ रहा था, उसमें क्या होगा, आपके पास कंक्रीट जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्रश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो टाउ सी मैक्स जो है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए यहाँ पर फिर टाउ सी मैक्स की अपन वैल्यूज देखते हैं। यहाँ पर टाउ सी मैक्स का आपको याद करने की नीड नहीं है। टाउ सी मैक्स आपको क्या रहेगा, आपका जो टाउ सी आपने जो निकाला है टेबल नंबर 19 से, आप वहीं से क्या कर लेना, उसी टेबल के नीचे पे आपको टेबल नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, उसी टेबल के नीचे पे टाउ सी की जो वैल्यू है, उसी के नीचे पे आपको आईएस कोड में टाउ सी मैक्स का भी आपको वहां पर टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ सी मैक्स जो होता है, उसको निकालने का सिंपल सा जो टेबल है, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर M15, M20, M25, M30, M35, ये सब के लिए आपको अलग अलग वैल्यू गिवन है, किसकी, टाउ सी मैक्स की। टाउ सी मैक्स की यहाँ पर सबकी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो वैल्यूज अगर मैं टेबल में देखूं, तो वो कितना है आपके पास, दिस इज 2.5, दिस इज 2.8, दिस इज 3.1, दिस इज 3.5, दिस इज 3.7। ठीक है, तो यहां पर आपको ये वैल्यूज याद करने की नीड नहीं है। आप आईएस कोड में जब भी आप देखोगे, तो आपको इजीली आपको वहां पर ये वाला टेबल मिल जाएगा। जस्ट टाउ सी के नीचे भी है टाउ सी मैक्स का। टाउ सी मैक्स का मैंने आपको जैसे समझाया, ठीक है, टाउ सी मैक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस जो आएगा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो आएगा, आपको बस ध्यान रखना है कि आपके पास जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो आएगा, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर टाउ सी मैक्स से अगर आप ज्यादा हुआ, तो कंक्रीट में आप आरसीसी में आप शेयर तो छोड़ दो, स्टीरअप्स की बातें छोड़ दो, आप क्रैक्स के बारे में छोड़ दो, आपका जो फेलियर जो आ जाएगा कंक्रीट में, सीधा सीधा किससे आ जाएगा, टाउ सी मैक्स। जैसे वो इंक्रीज करेगा, तो मतलब आपका कंक्रीट ही क्रश कर देगा। पूरा जो कंक्रीट है वही क्या हो जाएगा, आपके पास क्रशिंग ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। मतलब जो फेलियर आएगा वो कैसा आ जाएगा, आपके पास ब्रिटल फेलियर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको जब ओवर रीइंफोर्स्ड बीम जब आपको बताया था कि वहां पर कोई वार्निंग वगैरह नहीं मिलेगी, डायरेक्ट विदाउट वार्निंग आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में फेलियर आ जाएगा। तो यहां पर टाउ सी मैक्स को जैसे आपका स्ट्रेस इंक्रीज किया, टाउ सी मैक्स को आपका जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जैसे ही इंक्रीज किया, फेलियर कैसा आ जाएगा, आपके पास क्रशिंग आ जाएगा। वहां पर कंक्रीट में कैसा देखने को मिलेगा, फेलियर कैसा देखने को मिलेगा, वहां पर क्रश हो जाएगा कंक्रीट। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये क्रशिंग कैसे आ रहा है आपके पास, ये जो आपके पास जो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर जो आ रहा है, ये जो डायगोनल कंप्रेशन जो फेलियर आ रहा है, इसके कारण आपके पास क्या करेगा, कंक्रीट क्रश कर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो टाउ वी है, इट शुड नेवर बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। वरना आप यहाँ पर शेयर के लिए तो डिजाइन ही नहीं कर रहे हो, आपका जो फेलियर आ रहा है वो कैसा आ जा रहा है आपके पास, सीधा सीधा आपके पास क्रशिंग में, कंक्रीट में के क्रशिंग के कारण यहाँ पे फेलियर आ जा रहा है। ठीक है,
तो जब भी अगर मान लीजिए आपके पास टाउ वी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, ज़्यादा आ गई टाउ सी मैक्स से, तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए अगर कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई कि इसमें टाउ वी क्या हो गया आपके पास, टाउ सी मैक्स के से क्या हो गया आपके पास, ज़्यादा देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको रीडिज़ाइन कर दोगे। आप रीडिज़ाइन कर दोगे मतलब टाउ वी की वैल्यू कितनी होती है, वी यू अपॉन बी डी। मुझे इसकी वैल्यू कम करनी है, इसकी वैल्यू मुझे कम करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो बी डी है मतलब जो क्रॉस सेक्शन का जो आपके पास जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस क्रॉस सेक्शन को मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो बी और डी को इंक्रीज कर दोगे तो टाउ वी क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ वी क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा टाउ सी मैक्स से। नहीं तो फिर अगर टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है, तो या तो आप इसको कम कर दो या तो आप इसको बढ़ा दो। तो अगर मैं टाउ सी मैक्स को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो देखो टाउ सी मैक्स कैसे बढ़ रहा है आपके पास, जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट को आप बढ़ाते जा रहे हैं, टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है आपके पास, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा रहे हैं, टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, बढ़ते जा रही है। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू को आप इंक्रीज कर दो, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या कर दीजिए, आप इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला वैल्यूज कैसे याद रखें, तो इसका सिंपल सा याद करने का फॉर्मूला भी एक है। टाउ सी मैक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास 0.36 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, 0.63 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। ठीक है, ये आई एस कोड में गिवन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले से डिराइव हुई है। आप कोई सा भी ले लेना, जैसे M25 ले लेना, M25 की वैल्यू आप FCK में रख दीजिए, मतलब अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 0.63 करोगे तो आपको यहाँ की जो वैल्यू होगी वो नियर अबाउट आपको वाली वैल्यूज आपको मिल जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा डिजाइन पैरामीटर्स में सबसे पहले हमने देखा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस दैट इज टाउ वी। टाउ वी क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नली जो शेयर जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या करेगा उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, वो वाले जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या है आपके पास, टाउ वी। फॉर्मूला क्या होता है टाउ वी का, वी यू अपॉन बी डी। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये तो स्ट्रेस था, अब मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा, मतलब उसकी रेजिस्टिंग पावर की बात करेंगे कि जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको कैसे वो अपोज करेगा, मतलब मटेरियल के अंदर खुद की भी तो ताकत है। तो अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट की जो बात करूंगा स्ट्रेंथ की, टाउ सी, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी, एक उसके ग्रेड पे, दूसरा उसके परसेंटेज ऑफ स्टील पे। क्यों डिपेंड करती है आरसीसी की पावर, क्योंकि ऑब्वियसली दो ही तो कंपोनेंट है, एक कंक्रीट है दूसरा स्टील है। कंक्रीट के आप जितना ग्रेड हाई रखोगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो किस पे डिपेंड कर गया वो, एफसीके पे। कंक्रीट में आप जितना परसेंटेज ऑफ स्टील डालोगे, मतलब आप जितना रीइंफोर्समेंट डालोगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, मतलब किस पे डिपेंड कर दिया वो, परसेंटेज ऑफ स्टील पे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब समझ लेना कि टोटल आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है बी इंटू कैपिटल डी का, टोटल आरसीसी का जो क्रॉस सेक्शन है उसका कितना परसेंटेज आपने स्टील वहां पर प्रोवाइड किया, वो क्या आपके पास, पीडी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टाउसी, एफसीके और पीटी में। सर निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं, आईएस कोड को खोल लेना, टेबल नंबर 19 पहुंच जाना, पीटी जितना आएगा, ग्रेड जितना यूज करोगे वो वाली वैल्यू आप वहां पर पुट कर दोगे, तो वो क्या आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको मिल जाएगा। एक और चीज चेक करना है हमें क्रशिंग फेलियर की भी चेक करना है, टाउसी मैक्स। तो मैंने बताया था जो क्रशिंग के कारण आपके पास जो कंक्रीट में जो आ रहा है उस वो वाली वैल्यू टाउसी मैक्स के बराबर होगी। तो टाउसी मैक्स इसी टेबल के जस्ट नीचे पे टाउसी मैक्स का भी टेबल होगा, वो वाला टेबल आप निकाल लेना यहाँ से, उसकी वैल्यू निकाल लेना। ध्यान रखना कि जो स्ट्रेसेस जो है वो टाउसी मैक्स से ज्यादा बिल्कुल ना हो, वरना आपके पास जो फेलियर कैसा हो जाएगा, आपके पास क्रशिंग वाला फेलियर आ जाएगा। टाउसी मैक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो टेबल से आप इजीली निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या था आपके पास, ये सारे थे डिजाइन पैरामीटर्स। अब टाउ वी जो मैंने आपको बताया, ये मैंने नॉर्मल आपके पास प्रिज्मेटिक बीम के बारे में बताया, एक आपके पास यूनिफॉर्म उसका क्या है आपके पास क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसके लिए आपके पास वेरिंग डेप्थ के बारे में एक और चीज होता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। डिजाइन पैरामीटर समझ में आया, टाउ वी, टाउ सी मैक्स का भी उतना यूज नहीं होता है, बेसिकली टाउ वी और टाउ सी का ही हमें जो पूरा डिजाइन रहता है इसी दोनों के बेस्ड पे रहेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे डिजाइन फॉर शियर, उसमें हम सारे डिजाइन के पैरामीटर्स को, हम डिजाइन के हम सारे स्टेप्स को, केसेस को हम देखेंगे वहां पर कि डिजाइन कैसे करना है, स्टेप्स वगैरह को। ओके, चलिए डिजाइन पैरामीटर्स हमने देख लिया। अब अपन देखते हैं एक्चुअल हम जो डिजाइन करेंगे शियर इन्फोर्समेंट को, वो कैसे टाइप का, उसके स्टेप्स वगैरह क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन
डिज़ाइन के बारे में स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन फॉर शेयर। इसके पहले हमने पैरामीटर्स देखा, मतलब हम कौन कौन सी टर्म्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, डिज़ाइन फॉर शेयर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर स्टेप वाइज मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या कर लेना आप, स्टेप नंबर 1 में हमें निकालना है कि या तो गिवन होगा और नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा अल्टीमेट शेयर। ठीक है, अल्टीमेट शेयर फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई आपके पास वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है, उसके बाद लोडिंग दी है, तो आपको शेयर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको जो रहता है वो निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल डिस्टेंस वाला जो मैंने बताया था वो एक्चुअल में हम जब कॉलम वगैरह जब हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जब आपके पास पूरा एज अ स्ट्रक्चर, एज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर क्रिटिकल डिस्टेंस वगैरह की वैल्यू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ के लिए आप अल्टीमेट शेयर फोर्स निकाल लेना, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको गिवन ही रहेगा, वी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, गिवन रहेगी। स्टेप नंबर 2 में आना। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, सबसे पहला कौन सा टर्म बताया था मैंने, कैलकुलेट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। कैलकुलेट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाउ वी। टाउ वी हमें देखना पड़ेगा कि जो टाउ वी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारे पास जो टाउ वी आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है। टाउ वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी यू अपॉन बी डी। क्लियर है, यहां से आप क्या करोगे, वी यू या तो आपको गिवन होगा या फिर अल्टीमेट या फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स आप निकाल लेना, अपॉन बी इंटू डी, क्रॉस सेक्शन भी आपको पता होगा, उसमें आपको गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। तो आप यहां से नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां से आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लिए, आप क्या करोगे स्टेप नंबर 3 में या फिर इसी के नीचे आप चेक कर लेना कि जो टाउ वी जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स कितना होता है आपके पास, टाउ सी मैक्स आपके पास होता है, अभी मैंने आपको बताया था कितना, 0.63 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। या फिर आप क्या कर लोगे, उस टेबल से भी आप निकाल लोगे, टेबल में IS कोड में सीधा सीधा जितना भी ग्रेड का आपके पास कॉन्क्रीट गिवन है उस ग्रेड के कॉन्क्रीट से आप टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। जैसे मान लिया आपके पास M25 ग्रेड लिए हैं हम, टाउ सी मैक्स की वैल्यू आती है 3.1, आपके पास टाउ वी आ गया है 2.5, तो ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए टाउ वी की वैल्यू आ गई आपके पास 3.5 और यहाँ पे टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 3.1, तो टाउ वी ज्यादा हो गया, तो यहीं पर ही रुक जाना, आगे मत जाना स्टेप नंबर 3 में, यहीं पर रुक के आप क्या करोगे, ये जो डेप्थ है इस डेप्थ को क्या कर देना, आप इंक्रीज कर देना, तो मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी जो 3.5 आ रहा था वो घट के क्या हो जाएगा आपके पास बिलो 3.1, आप उसको लेके आ जाना, टाउ सी मैक्स से उसको कम कर देना, तभी उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में आप आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, नहीं तो फिर अगर ये वाली वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गई तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपके पास, क्रशिंग फेलियर आ जाएगा कंक्रीट के अंदर। सारी चीज मैं आपको समझा दिया हूँ, क्रशिंग फेलियर कैसे होता है, क्या आता है, वो सारी चीज मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप यहीं पर एक बार चेक कर लेना कि जो टाउ वी जो आया है वो टाउ सी मैक्स से हमेशा क्या हो आपके पास, कम हो, उससे 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वरना क्रशिंग ऑफ कंक्रीट वहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आया, वी यू निकाल लिए, वी यू जैसे आप निकाल लिए, टाउ वी निकाल लिए, टाउ वी को एक बार चेक कर लेना टाउ सी मैक्स से। तो अब ये क्या है, ये आपके पास है शेयर स्ट्रेस जो आ रहा है, आपके जो स्ट्रक्चर जो है आपका जो आरसीसी है उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं, शेयर स्ट्रेसेस, वो कितने आपके पास, टाउ वी है। अब इसको जो आपके पास जो इसको रेजिस्ट करेगा वो क्या है आपके पास, जो रेजिस्ट करने वाली जो बात होगी वो होगा आपके पास, स्टेप नंबर 3 में आते हैं अपन, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आएंगे। अब हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें देखना पड़ेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल लेना आप, मतलब टाउसी निकाल लेना, ठीक है। और टाउसी कैसे निकालते हैं अपन, टाउसी के लिए हमें एफसी के और हमें परसेंटेज ऑफ स्टील हमें पता होना चाहिए, एफसी के और हमें परसेंटेज ऑफ स्टील हमें पता होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, हम टेबल नंबर 19 में जाएंगे, टेबल नंबर 19 में जाके हम यहाँ से टाउसी की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। टेबल नंबर 19 में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाउसी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेप नंबर
4 में, ठीक है। आराम से देखते जाइएगा, सीक्वेंस वाइज समझते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली करना क्या है कि ये जो कंक्रीट क्या कर रहा है, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है किसके लिए, जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए, वो क्या है आपके पास, दैट इज योर टाउ सी। टाउ सी की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे नेचर की है, वो रेजिस्टिंग नेचर की है। टाउ वी जो है वो स्ट्रेसेस क्या है उसके ऊपर लगा रहे हैं, मतलब वो कैसे है, अपोजिंग नेचर का है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉइंग नेचर का है। ये कैसा है, रेजिस्टिंग है, और ये कैसा आपके पास डिस्ट्रॉइंग है। आपने ये दोनों को चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, टाउ वी और टाउ सी को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टेप नंबर 4 में आ जाइए, स्टेप नंबर 4 में आ जाइए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंपेयर करना है, किसको किसको, कंपेयर टाउ वी एंड टाउ सी। कंपेयर टाउ वी एंड टाउ सी। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हमें पता तो होना चाहिए ना कि कितना डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेसेस है और कितना रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है। समझ में आया, कितना डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेसेस है और उसको कंप्लीटली रेजिस्ट कर पाया कंक्रीट, कि कंक्रीट कुछ हद तक ही रेजिस्ट कर पाया है, कुछ उसमें छूट गया है वहां पर उसका डिस्ट्रॉइंग उसका स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अलग अलग केसेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग क्या होते हैं, आपके पास केसेस होते हैं। सबसे पहला जो केस है वो मान लीजिए आपके पास जो टाउ वी है वो लेस देन कितना है आपके पास, टाउ सी के हाफ से भी क्या है आपके पास कम है। टाउ वी जो है वो क्या है आपके पास, जो आपके पास डिस्ट्रॉइंग जो स्ट्रेसेस है वो रेजिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसके आधे से भी कम है। तो यहां पर ना आप शेयर रिइंफोर्समेंट डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो नीड ऑफ यूजिंग शेयर रिइंफोर्समेंट, मतलब स्टीरअप्स। हम जो पहले मैं ये मॉड्यूल 2 में जैसा डायग्राम नहीं बनाता था, सिर्फ नीचे ही हमने क्या डाल दिया, वहां पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स डाल दिया हमने, वैसे ही में आप क्या कर लेना, उसको सीधा सीधा उसको डिजाइन कर लेना। अगर मान लीजिए आपके पास सेकेंड केस में आपके पास मान लीजिए 0.5 टाउ सी से ज्यादा है आपका टाउ वी, ठीक है, 50% ऑफ टाउ सी से ज्यादा है, बट लेस देन क्या है आपके पास, लेस देन है आपके पास टाउ सी से, ठीक है। टाउ वी की जो वैल्यू है वो 50% ऑफ टाउ सी से ज्यादा है, बट लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है, ये टाउ सी के बराबर है। तो आप यहां पर मिनिमम, आप यहां पर क्या करेंगे, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट आप यहां पर डालेंगे। मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट, शेयर रिइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टीरअप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टीरअप्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका जो डिस्ट्रॉइंग जो स्ट्रेसेस है वो आपके पास रेजिस्टिंग जो आपके पास स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उससे कम है, लेकिन 50% उससे ज्यादा है, 50% ऑफ टाउ सी से ज्यादा है, तो आप यहां पर क्या कर लेना, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट आप यहां पे प्रोवाइड कर लेना। थर्ड केस आता है आपके पास कि अगर आपके पास टाउ वी जो है, जो आपके पास डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेसेस है वो ज्यादा है किससे, जो आपके पास रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है किसकी, कंक्रीट की, उससे ज्यादा है, तो यहां पर आपको डिजाइन करना पड़ेगा शेयर रिइंफोर्समेंट। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको डिजाइन करना पड़ेगा शेयर रिइंफोर्समेंट, मतलब स्टीरअप्स, ठीक है। स्टीरअप्स आपको यहां पर प्रॉपर डिजाइन करके यहां पर प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा स्टीरअप्स की बात। समझ में आया। बेसिकली मैक्सिमम जगह पे ये वाले केसेस को नहीं मानते, ठीक है। यहां पर आपको सीधा सीधा आपको ऐसा दो केसेस बोल देगा। पहला केस आपके पास है कि आपके पास टाउ वी लेस देन टाउ सी है, तो आप कर लेना मिनिमम प्रोवाइड कर देना, स्टीरअप्स को मिनिमम प्रोवाइड कर देना। दूसरा बोलेगा आपके पास कि टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है, तो आप यहां पर स्टीरअप्स को प्रॉपरली क्या कर लेना, आप डिजाइन कर लेना, प्रॉपरली क्या कर लेना, आप डिजाइन कर लेना। ऐसा भी आपको काफी बुक्स में देखने को मिलेगा, कोई कोई बुक्स में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। तो मैंने दोनों चीज के बारे में बता दिया, ठीक है। कोई हो सकता है कोई फैकल्टी ऐसा बताओ, कोई फैकल्टी आपको ऐसा बताओ कि आपको यहाँ पर मतलब मिनिमम आपको बोला ही गया हो कि शेयर रिइंफोर्समेंट तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कोई आपको ऐसा भी बोल सकता है कि अगर 50% से भी कम है टाउ वी तो आप वहां पर नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, नो शेयर मतलब स्टीरअप्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब बताइए ना कि मतलब जो रेजिस्टिंग आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसके आधे से भी कम स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो डालने की नीड ही नहीं है, फालतू का पैसा वेस्ट है, ठीक है। बट बेसिकली जनरली क्या होता है आपके पास, ये वाले केस को लेते नहीं है, टाउ वी लेस देन टाउ सी के बारे में बात करते हैं,
तो हम मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, टाउ ई ग्रेटर देन टाउ सी के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पर प्रॉपर जो स्टिरअप्स होते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से हम वहां पर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप टाउ वी निकाल लेना, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ वी निकालने के बाद ये क्या है, डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेसेस है। बात करेंगे हम स्ट्रेंथ की कंक्रीट की, वो कितना है आपके पास, तो आप कहां से निकालते हैं, टेबल नंबर 19 से आप वहां से टाउ सी निकाल लेंगे। अब क्या कर लेना, टाउ वी जो कि डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेसेस है, टाउ सी जो कि रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है, दोनों कंपेयर करके आप देख लेना टाउ वी लेस देन है टाउ सी के कि टाउ वी ग्रेटर देन है टाउ सी के। समझ में आया? तो यहीं से आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम VUS की। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट shear force for steel reinforcement, for shear reinforcement लिख देना। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे VUS के बारे में, हम यहां पर बात करेंगे VUS के बारे में। तो देखिए समझिए कि आपके पास जो टोटल जो shear force आ रहा है, अल्टीमेट जो shear force है, टोटल जो shear force आपके पास जो डिस्ट्रॉइंग नेचर का है, ठीक है, टोटल आपके पास जो shear force जो आ रहा है जो डिस्ट्रॉइंग नेचर का है VU, उसको कौन रेजिस्ट कर सकता है? टोटल जो shear force आ रहा है आपके पास उसको कौन रेजिस्ट कर सकता है? तो बेसिकली दो ही कंपोनेंट आरसीसी में, पहला है आपके पास कंक्रीट, दूसरा है आपके पास स्टील। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक आपके पास कंक्रीट रेजिस्ट करेगा, VUC के में से मैं इसको रिप्रेजेंट किया, दूसरा मैंने VUS के टर्म्स में मैंने आपको बताया, दैट इज अल्टीमेट शियर फोर्स फॉर स्टील। ठीक है, VU किसके बराबर है आपके पास, कंक्रीट ले लेगा, कुछ इसका शियर फोर्स कंक्रीट ले लेगा, कुछ इसका शियर फोर्स कौन ले लेगा, स्टील यहां पर ले लेगा। आपने VU ऑलरेडी निकाल लिया था स्टेप नंबर 1 में ही, VU आपने ऑलरेडी निकाल लिया था स्टेप नंबर 1 में, तभी तो आप टाउ वी निकाले थे। VU आपको पता था, तभी तो आप क्या निकाले थे, टाउ वी निकाल लिए थे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VUC और VUS। ठीक है, तो VU आपको ऑलरेडी पता है, VU आपको ऑलरेडी क्या है, आपको नोन है। हमें VUC निकालना है। VUC क्या होगा, आपके पास शियर फोर्स है, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहां पर कंक्रीट के बारे में बात करो ना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस है, कंक्रीट का जो स्ट्रेस है उसको मैं किससे डिनोट किया, टाउ सी से। शियर फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू टाउ सी इनटू एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, BD। तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, VUC भी निकाल लेंगे। BD आपको पता है, टाउ सी आपने निकाल लिया टेबल नंबर 19 से, तो आपने VUC भी निकाल लिया। ठीक है, आपने क्या किया, VUC भी निकाल लिया। तो अल्टीमेट अब क्या हुआ कि जो स्टील के लिए जो शियर फोर्स बचा है, स्टील के लिए जो शियर फोर्स जो बचा है वो कितना हो जाएगा आपके पास, VUS। स्टील के लिए जो शियर फोर्स जो है वो अल्टीमेट शियर फोर्स माइनस शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट हम निकाल लेंगे। ठीक है, शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट हम क्या कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। अब समझिए बेसिकली चीज क्या हो रहा है। मान के चलिए आपके पास 100 किलो न्यूटन का शियर फोर्स आपके पास आ रहा है। 100 किलो न्यूटन का क्या हो रहा है आपके पास, शियर फोर्स आपके पास आरसीसी में आपके स्ट्रक्चर में लग रहा है। इसमें से कंक्रीट ने 80 किलो न्यूटन ऑफ शियर फोर्स को क्या किया, उसने रेजिस्ट कर लिया। 80 किलो न्यूटन जो आपके पास जो शियर फोर्स आ रहा है उसको क्या किया, कंक्रीट ने रेजिस्ट कर लिया। कंक्रीट ने क्या किया, उसको रेजिस्ट कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग जो 20 किलो न्यूटन है, बाकी जो रिमेनिंग जो 20 किलो न्यूटन है वो क्या करेगा, वो तो अभी भी एज अ डिस्ट्रॉइंग नेचर एक्ट कर रहा है। टोटल 100 किलो न्यूटन मैंने लगाया, जिसमें से 80 किलो न्यूटन क्या किया आपने, आपका जो कंक्रीट है उसने रेजिस्ट कर लिया। बचा कितना, 20 किलो न्यूटन। अब ये 20 किलो न्यूटन किसको रेजिस्ट करना है, इसको कौन रेजिस्ट करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा स्टील। स्टील मतलब आपका जो स्टीरअप्स आप जो डिजाइन करोगे, मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शियर की बात कर रहा हूँ। तो शियर कौन सा लेता है आपके पास, जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब स्टीरअप्स। तो आपको यहाँ पर जो 20 किलो न्यूटन जो है वो वाला आपके पास जो शियर फोर्स है वो कौन रेजिस्ट करवाएगा, वो आपका
जो आपके पास shear reinforcement है वो रेजिस्ट करने के लिए हमें इतना हमें shear force हमें पता होना चाहिए। तो ये अगर मैं VUS बोल रहा हूँ, ये VU है और ये VUC है, तो VUS कितना हो जाएगा, अल्टीमेट shear force माइनस shear force रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। तो मैंने वही लिखा है कि जो आपके पास स्टील का जो shear force है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट shear force माइनस कंक्रीट जितना आपका shear force ले रहा है वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब मतलब हमें समझ में आया है कि मैं जो यहाँ पर जो भी ले रहा हूँ, चाहे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ shear reinforcement, चाहे मैं मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वो जो डिज़ाइन करूँगा उसके लिए मैं जो shear force का जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मैं VUS के लिए यूज़ करूँगा, ना कि मैं VUC, ना कि मैं VU के लिए यूज़ करूँगा। सिर्फ मैं जो shear reinforcement जो मैं डिज़ाइन करूँगा वो किसके लिए होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ VUS। मतलब इतनी जो इसकी जो पावर है 20 किलो न्यूटन, जो आपके पास जो रिमेनिंग है, मैं सिर्फ इस 20 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर स्टीरअप्स को प्रोवाइड करूँगा। तो मेरा एंटायर जो डिज़ाइन होगा वो कितने स्ट्रेसेस को लेके कंसर्न होगा, कितनी फोर्स को लेके कंसर्न होगा, वो सिर्फ ये दोनों के डिफरेंस जो फोर्सेस है उसको लेके कंसर्न होगा। मतलब मेरा shear फोर्स VUS के लिए मैं क्या करूँगा, स्टीरअप्स को डिज़ाइन करूँगा। समझ में आया? तो ये VUS के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टीरअप्स को डिज़ाइन करेंगे। अब ये स्टीरअप्स की अगर मैं बात करूँ, अब अगर मैं स्टीरअप्स के लिए बात करूँ तो स्टीरअप्स ना आप अलग अलग टाइप के स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्टीरअप्स के लिए बात करूं तो आप अलग अलग टाइप के स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं shear reinforcement या फिर स्टीरअप्स, shear reinforcement are provided to resist the shear force, VUS only, ठीक है, VUS only। यहाँ पर अल्टीमेट shear force के लिए मत डिजाइन कर लेना, यहाँ पर VUC के लिए मत डिजाइन कर लेना, सिर्फ दोनों का जो डिफरेंस रहेगा VU और VUC का उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। इट कैन बी प्रोवाइडेड एज, अलग अलग टाइप से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टीरअप्स की बात करूं तो इसको मैं सबसे पहले मैं इसको एज अ वर्टिकल स्टीरअप्स में मैं डाल सकता हूं, एज अ वर्टिकल स्टीरअप्स में मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूं। सेकेंड, एज एन इंक्लाइंड स्टीरअप्स मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूं, एज एन इंक्लाइंड स्टीरअप्स मैं क्या कर सकता हूं, इधर प्रोवाइड कर सकता हूं। और थर्ड, एज अ बेंट अप बार भी मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूं। ये जो VUS जो है, ठीक है, ये जो VUS है इसको रेजिस्ट करवाने के लिए मैं जो स्टीरअप्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कुछ इस टाइप के प्रोवाइड कर सकता हूँ। या तो आप वर्टिकल क्या कर दीजिए, आप स्टीरअप्स डाल दीजिए। सेकेंड में आप इंक्लाइंड स्टीरअप्स डाल दीजिए, नहीं तो थर्ड में आप क्या कर दीजिए, बेंट अप बार डाल दीजिए। बेंट अप बार भी डाल दोगे तो भी क्या करेगा, वो आपका जो shear फोर्सेस जो आ रहा है, ठीक है, उसको VUS जो आ रहा है उसको क्या करेगा, वो इजीली क्या कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अपन वन बाय वन अपन करते हैं। वर्टिकल के लिए, इंक्लाइंड के लिए, बेंट अप बार के लिए जो VUS जो हम जो डिज़ाइन करेंगे, जो स्टील shear reinforcement जो डिज़ाइन करेंगे उसकी वैल्यूज़ कितनी होगी, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो केसेस है, ये केस इंपॉर्टेंट बहुत है। आप ये फर्स्ट वाले को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आप सीधा ये वाला केस बना सकते हो कि टाउ वी लेस देन टाउ सी है, तो यहाँ पर क्या करोगे, मिनिमम shear reinforcement आप प्रोवाइड करोगे। टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है तो आप यहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। मतलब हम यहाँ पर वर्टिकल स्टीरअप्स भी दे सकते हैं, इंक्लाइंड स्टीरअप्स भी दे सकते हैं और बेंट अप बार्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या था, डिज़ाइन स्टेप्स थे। अब मैं आपको नेक्स्ट आपको जो बताऊँगा वो क्या बताऊँगा कि अगर आपके पास मान लीजिए ये वाला केस आया, अगर आपके पास मिनिमम shear reinforcement का केस आया तो वहाँ पर आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास डिज़ाइन करने की बात हुई तो डिज़ाइन के लिए आपके पास वर्टिकल डिज़ाइन करोगे कि इंक्लाइन डिज़ाइन करोगे कि बेंट अप बार डिज़ाइन करोगे, इसके बारे में भी हम अलग अलग टाइप से बात करेंगे। बेसिकली फंडामेंटल आपका जो प्रोसेस जो है वो कुछ इस टाइप से चलेगा। स्टेप नंबर 1 टाउ वी निकालना, स्टेप नंबर 2 आप टाउ सी निकालना,
दोनों को कंपेयर करना, टाउ वी लेस देन टाउ सी है तो मिनिमम प्रोवाइड कर देना, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है तो प्रॉपर डिजाइन कर लेना। डिजाइन करने के लिए आपको वी यू एस निकालना पड़ेगा, वी यू एस निकालोगे, ये डिजाइनिंग का पार्ट आ गया ना, ये वाला क्या हो गया, आप डिजाइनिंग का पार्ट आ गया। अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो पहले आप डिजाइन किसके लिए करोगे, कितने शेयर फोर्स के लिए करोगे, वही वाले शेयर फोर्स के लिए करोगे जितना स्टील को क्या करना है, रेजिस्ट करवाना है। तो डिजाइन के लिए आप पहले वी यू एस निकाल देना, और ये वी यू एस से आप पहले देख लेना कि आपको वर्टिकली डिजाइन करना है कि इंक्लाइन डिजाइन करना है कि बेंट अप बार प्रोवाइड करना है। तो ये तीनों का जो डिजाइनिंग है वो कैसा हो जाएगा, कुछ कुछ आपको वहां पर अलग अलग टाइप के डिजाइन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सिर्फ यहीं पर ही आ गया, पहला केस ही आ गया कि मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट तक ही बात हो गई, तो हम इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला मैं बता दूंगा, वहां से इजीली आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहीं पर आपको स्पेसिंग वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाला केस आता है तो फिर हम क्या करेंगे, और ज़्यादा प्रोसीड करेंगे, वीयूएस निकालेंगे और वो तीनों टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या था आपका बेसिकली डिजाइन स्टेप्स थे। अब मैं बात करूंगा दोनों के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में मतलब पहले मैं इस केस को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद में इस केस के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक का आपके पास क्लियर होगा। इसके बाद अपन देखेंगे आगे, जिसमें मैं केसेस के बारे में बात करूंगा और मैं वहां पर डिजाइनिंग के बारे में बात करूंगा। ओके।